जय हिंद। माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 10th क्लास हिस्ट्री क्वेश्चन एंड आंसर्स, यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर का पहला वीडियो है क्लास 1। प्रश्न देखते और सुनते ही याद हो जाएगा। इस वीडियो में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न और उत्तर के बारे में जानने वाले हैं, और टोटली प्रश्न और उत्तर जो रहेंगे एनसीईआरटी प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है या आगे पूछने वाले संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार भी 10th क्लास की एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में हम बात करते हैं। और आपके सामने फर्स्ट सवाल है, देख रहे होंगे राष्ट्रवाद क्या है, जो एनसीईआरटी प्रश्न है। और एनसीईआरटी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना होती है। तो इसका आंसर बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखने की जो भावना होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आपको फर्स्ट प्रश्न जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं, मेजनी कौन था। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। इसका आंसर है, इसका मेजनी का पूरा नाम जो होता है जोसेफ मेजनी होता है। जोसेफ मेजनी इटली का एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था। नेता होने के साथ साथ वह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। अगर आपसे पूछा जाए मेजनी कौन था, तो मेजनी का पूरा नाम जो है जोसेफ मेजनी है। तो मेजनी जो था इटली का एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता था, और वह एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति था। तो आपको उम्मीद है कि सेकेंड क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। इस क्लास का पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको बताएंगे अंत में कि किस प्रकार से आप इस क्लास का पीडीएफ और जितने भी हमारे आने वाले क्लासेस हैं उसका पीडीएफ आप एक बार में पूरे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न पर आते हैं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो ये भी प्रश्न जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जर्मनी की जो बाधाएं थी एकीकरण करने में, तो इसका सबसे बड़ा बाधा है कि 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे, और वो भी राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। जर्मनी के एकीकरण की जो बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा कि उस जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य था, और वो राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता मौजूद थे, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था वहाँ के लोगों में। और ये जो है जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसका आंसर है, नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन का अंत हो गया था उसके बाद यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में जमा हुआ। और इसकी जो मेजबानी कर रही थी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसका मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। और इस सम्मेलन में ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और ऑस्ट्रिया, ये सभी ने नेपोलियन द्वारा जो स्थापित गणतंत्र और प्रजातंत्र उसका विरोध करते हुए पुरातन व्यवस्था की स्थापना करने की व्यवस्था की। इसे ही मेटरनिक युग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मेटरनिक युग क्या है, तो आपको बोलना है नेपोलियन के अंत के बाद, जब नेपोलियन का अंत हो गया था तो यूरोप की जो विजयी शक्तियाँ था, जिसका विजयी हुआ वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में जाकर जमा हुआ, यानी बैठक बुलाई। और इस बैठक की जो मेजबानी कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब होता प्रधानमंत्री, मेटरनिक ने किया था। और इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन द्वारा जो स्थापित किया गया था गणतंत्र और प्रजातंत्र उसका विरोध किया, और पहली व्यवस्था को स्थापित करने की व्यवस्था की। और इसी को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है।
तो ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आवे तो आप इस प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो गया है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 की ओर। ये जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्रश्न है। इसके साथ साथ 2014 में, 13 में, 19, यहाँ तक कि 20 में भी पूछा गया है। तो इस बार भी जो स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस का जो शासक था लुई फिलिप एक उदारवादी और महात्वाकांक्षी शासक था। अगर आपसे पूछा जाए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था, तो आपको डायरेक्ट ही बोलना है कि जो फ्रांस के जो शासक थे लुई फिलिप, वो एक उदारवादी और महात्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। उनका जो विरोध करते थे उनको खुश करने के लिए गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी कोई तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार नहीं चाहते थे, उसके विरुद्ध थे। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी। गीजो प्रधानमंत्री बने थे, उनके शासनकाल में भूखमरी हो गया था, बेरोजगारी हो गया था, और बोल सकते भूखमरी बेरोजगारी काफ़ी ही बढ़ गया था। इसके कारण सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन कर दिया। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। लोगों ने सुधारों की मांग करते हुए पेरिस की गलियों में जुलूस निकाल दिया। लोग ने इसके खिलाफ सुधार की मांग करने लगे और पेरिस की गलियों में, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसके गलियों में जुलूस निकाल दिया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिए। तो ये था 1858 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो मेन बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो आपको बोला फ्रांस का शासक जो लुई फिलिप था वो एक उदारवादी और महात्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरुद्ध हैं। यानी किसी भी तरह के वो ऐसा काम नहीं चाहते थे। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गए थे। इसके कारण सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर जाकर थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन कर दिया कि चलिए हम आपको भोज देते हैं। लोगों ने सुधारों की मांग करते हुए पेरिस की गलियों में जुलूस निकाला और लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर लास्ट में भागनी पड़ी। विवश कर दिए उसको लोग भागने के लिए। तो ये था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण, और ये इस बार एग्जाम देने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया यूरोप में फ्रांस के बाद दूसरा ऐसा शक्तिशाली राज्य था जिसका प्रभाव इटली और जर्मनी पर पड़ा। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपको, और ये 2021, 20, 15, 12, 13 यानी इतना बार ये प्रश्न को रिपीट किया गया है, पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं और जो 2023 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ये है कि ऑस्ट्रिया यूरोप महादेश में जितने भी देश थे उसमें ऑस्ट्रिया भी क्या था, एक दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। पहला पर आता था फ्रांस। तो इसका जो प्रभाव था ऑस्ट्रिया का और इटली और जर्मनी पर पड़ा। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया का शासन कहाँ चलता था? इटली और जर्मनी पर। तो कोई भी देश अगर आप दूसरे देश पर शासन करेगा तो हरगिज नहीं चाहेगा कि वो देश क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी क्या हो जाए, मतलब वो स्वतंत्र हो जाए, या बोल सकते हैं उसका एकीकरण हो जाए। लेकिन काउंट काउर जो है उसने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। काउंट काउर जो एक राष्ट्रवादी नेता है, उन्होंने ऑस्ट्रिया के जो हस्तक्षेप है इटली और जर्मनी पर उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया
और जर्मनी में बिस्मार्क ने अपने प्रयासों से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और जर्मनी में बिस्मार्क वहाँ जर्मनी का जो था प्रधानमंत्री था, उन्होंने क्या कर दिया, उसको हरा दिया। इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद के विकास में ऑस्ट्रिया के युद्धों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। जब इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो ऑस्ट्रिया के युद्ध का काफ़ी वहाँ पर प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास के कारण ऑस्ट्रिया के ना चाहते हुए भी इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जब इटली और जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी तो ऑस्ट्रिया का ना चाहते हुए भी वो दोनों देशों का एकीकरण हो गया और वो स्वतंत्र हो गए। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। एनसीईआरटी प्रश्न हम इस वीडियो में जितने भी डिस्कशन करने वाले एनसीईआरटी प्रश्न होगा जो एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो आप इस प्रकार से उनका जवाब दे सकते हैं कि ऑस्ट्रिया यूरोप में फ्रांस के बाद दूसरा ऐसा शक्तिशाली राज्य था जिसका प्रभाव इटली और जर्मनी पर पड़ा। जिसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, इटली और जर्मनी पर पड़ा। उसके बाद बोलिएगा ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन काउंट काउर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया और जर्मनी में बिस्मार्क ने अपने प्रयासों से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद के विकास में ऑस्ट्रिया के युद्धों को काफ़ी प्रभाव कर दिया, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास के कारण ऑस्ट्रिया के ना चाहते हुए भी इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 6 जो है वो समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 जो आपके सामने दिख रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में जो राष्ट्रवाद को फैलाया था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुआ। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन के युद्धों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसका शुरुआत करना है, जैसे प्रश्न शुरुआत कर रहा है यूरोप में, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन के युद्धों का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी नेपोलियन जितने युद्ध लड़े थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उसने ब्रिटेन के अलावा सारे यूरोप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, यानी ब्रिटेन को छोड़कर नेपोलियन सभी जितने भी देश थे उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेपोलियन के शासन में सबको समान अधिकार दिए गए थे, समान शुल्क दिया जाता था, समान मापतौल प्रणाली होती थी और एक मुद्रा के प्रचलन से फ्रांस के अधिकार वाले क्षेत्र में एकता की भावना जगी। नेपोलियन के शासनकाल में सबको समान अधिकार दिए गए थे, समान शुल्क दिया जाता था, समान मापतौल प्रणाली होती थी और एक तरह के मुद्रा के प्रचलन से फ्रांस के जो अधिकार वाले क्षेत्र थे नेपोलियन का, उसमें राष्ट्रवाद की भावना यानी एकता की भावना जागी। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन और सिसेल्स पाइन गणराज्य और जर्मनी में राइन संघ बनाकर राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन और सिसेल्स पाइन गणराज्य बनाया और जर्मनी में राइन संघ बनाया, उसको बनाकर राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया। शुरुआत में यूरोप की जनता ने नेपोलियन की सेना का स्वागत किया। जब शुरुआत में यूरोप गया था नेपोलियन तो उसकी सेना का यूरोप की जनता ने स्वागत किया, लेकिन बाद में नेपोलियन की नीतियों के खिलाफ फ्रांस के विरुद्ध देशभक्ति की लहर उत्पन्न हो गई। शुरुआत में जब नेपोलियन गया तो यूरोप की जनता उसकी स्वागत की, उसका भी उसकी सेना का भी, लेकिन जब उनकी खराब नीतियाँ, उसकी कूटनीतिक नीतियाँ के खिलाफ जब जागरूक हो गए जनता तो उसके खिलाफ फ्रांस के विरुद्ध देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, एनसीईआरटी प्रश्न है, 2014 और 2016 में पूछा गया था। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। इसका आंसर है गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी, मेजनी के विचारों का समर्थक और सशस्त्र क्रांति का वाहक था। कहने का मतलब ये हुआ गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी थे।
और मेजनी के विचारों का समर्थक थे। मेजनी के बारे में आपको बताएं। और सशस्त्र क्रांति का वाहक थे, यानी इनके पास हथियार उस तरह के क्रांति करते थे। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था और उसने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, नाव चलाते थे, और इन्होंने अपने कर्मचारी और स्वयं सेवक की सहायता से एक सशस्त्र सेना बनाई, जिसकी सहायता से दक्षिण इटली के सिसिली और नेपलस प्रांत मतलब होता है राज्य, तो दक्षिण इटली के जो सिसिली और नेपलस राज्य पर अधिकार कर लिए गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दिए। इटली के सिसिली और नेपल्स प्रांत पर अधिकार करने के बाद वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दी, यानी स्वतंत्र कर दिए। 1862 में गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन पिटमाउंट ने उसका विरोध कर दिया कि आप नहीं कर सकते हैं। बाद में जब गैरिबाल्डी की भेंट यानी मुलाकात काउंट कावर से हुई, तब गैरिबाल्डी ने बिना किसी संधि के दक्षिण क्षेत्र का शासन विक्टर इमैनुएल को सौंप दिए। ये एक शासक थे, उनको सौंप दिए और अपनी सारी संपत्ति को देश को दान कर दिए। अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर गैरिबाल्डी अपना बाकी का जीवन एक साधारण किसान की तरह बिताना शुरू कर दिए। तो गैरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें तो गैरिबाल्डी के बारे में आपको शुरू करना है कि एक महान क्रांतिकारी थे। वे मेजनी के विचारों के समर्थक थे और सशस्त्र क्रांति का वाहक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था और अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सहायता से एक सशस्त्र सेना बनाई, जिसकी सहायता से उसने दक्षिण इटली के सिसिली और नेपलस राज्य पर अधिकार कर लिया और गैरिबाल्डी वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसका विरोध पिटमाउंट ने किया। बाद में गैरिबाल्डी की भेंट जब काउंट कावर से हुई, तब गैरिबाल्डी ने बिना किसी संधि के दक्षिण क्षेत्र का शासन विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया और अपनी सारी संपत्ति देश को समर्पित कर बाकी का जीवन साधारण किसान की तरह बिताना शुरू कर दिए। तो ये था गैरिबाल्डी के जीवन की कहानी। अगला प्रश्न आपको है 9 नंबर। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है, इसी प्रकार के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 9 है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम प्रथम है एक शासक, उसके बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री था, तो ये कैसे था? तो हम इसका आंसर इस वीडियो में जानेंगे। ये भी जो आपका है एनसीईआरटी प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में लगभग हम 10 प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा और एनसीईआरटी प्रश्न होंगे जो पूछे गए हैं। इसका आंसर है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद, हम अभी आपको बताएं कि क्या कारण था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के। इसके बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था, यानी जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसके बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद, सब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना एकदम बढ़ गई और उसका जो राष्ट्रवाद की भावना जो था सबसे ऊंची चोटी पर थी, चरम पर था। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। जर्मनी के जो राष्ट्रवादी नेता था, वो मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया और इस सभा में निर्णय लिया गया कि जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में होना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण जो होना चाहिए वो पर्सा के नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन पर्सा का जो तत्कालीन शासक था वो फेडरिक था। पर्सा एक राज्य है, यानी कहा गया कि जर्मनी का जो एकीकरण होना चाहिए सभा में पर्सा के नेतृत्व में होना चाहिए, लेकिन पर्सा का जो तत्कालीन शासक था वो फेडरिक था। फेडरिक सोचा ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। फेडरिक जो है वो ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो अधिकार था वो जर्मनी पर था और जब जर्मनी में आंदोलन होता तो ऑस्ट्रिया उस पर हस्तक्षेप करता। तो पर्सा के जो शासक थे फ्रेडरिक, वो ऑस्ट्रियाई संघर्ष से, लड़ाई से बचना चाहता था, इसलिए उसने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। इसलिए कहा कि भाई हमसे ये नहीं होगा, पर्सा के नेतृत्व में नहीं होगा। फेडरिक के देहांत के बाद, जब पर्सा के जो अधिकार थे वहाँ फेडरिक का चल रहा था, तो उनका देहांत जब हो गया उसके बाद वहाँ
विलियम प्रथम पर्सा का शासक बन गया। पर्सा का शासक फ्रेडरिक का देहांत होने के बाद वहाँ विलियम प्रथम का पर्सा का शासक बन गया। और विलियम प्रथम जो था वह राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक, और वह जानता था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू की। उसने अपनी मूलभूत संरचना को काफ़ी सुधार कर लिए थे, और उसने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जर्मनी के एकीकरण को उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया था। अतः हम कह सकते हैं विलियम प्रथम जो है वो जर्मनी के एकीकरण का, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। क्योंकि विलियम प्रथम के प्रश्न है, आपसे कहा गया कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे, क्योंकि विलियम प्रथम जब पर्सा का शासक बना तो बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो जब ये प्रधानमंत्री बन गए बिस्मार्क, तब क्या करने लगे, जर्मनी के राष्ट्रवादी नेताओं को अपने साथ मिलाकर जर्मनी में जितने भी छोटे बड़े राज्य थे सबको एक साथ मिलाने लगे। अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो बिस्मार्क प्रधानमंत्री नहीं बनते, और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार कहा गया है कि बिस्मार्क कहा कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर प्रश्न। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताइए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट पूछेगा कि मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी सबका अलग अलग पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न एक बार पूछा गया है 2020 में, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी लंबा होने वाला है कि आपको मेजनी का योगदान बताना है, फिर उसके बाद काउंट काउर का बताना है, उसके बाद गैरीबाल्डी का बताना है। इस वीडियो में हम शुरू में ही मेजनी के कार्य का चर्चा कर लिए, काउंट काउर कौन थे उसकी चर्चा कर लिए, और गैरीबाल्डी की चर्चा कर लिए। बस आपको एक में ही करके लिख देना है तो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं, तेज़ी से हम इसको देख लेते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका PDF फ्री में, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर सबसे पहले जानेंगे, मेजनी का योगदान क्या था। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योगी सेनापति था। हम इस पर बात कर लिए हैं। उसमें मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण कम थे। 1831 में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किए थे, तो मेजनी ने किए थे। इसका जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर इटली को एक करना था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इटली पर विदेशों का अधिकार है, विदेशियों का, उसको समाप्त कर देना है और इटली का एकीकरण करना था। इस संस्था का यह उद्देश्य था। यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। मेजनी ही यूरोप में क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 1834 में यंग यूरोप नामक एक संस्था की गठन किया। मेजनी संपूर्ण इटली को एक कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी चाहता था कि हम पूरी इटली को क्या करें, एक कर दें और उसे एक गणराज्य बना दें। जबकि सर्डिनिया पिटमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में और पोप अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। मेजनी सोचता था कि इटली का एकीकरण हम अपने नेतृत्व में करें, और सर्डिनिया का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो अपने नेतृत्व में चाहता था, और पोप अपने नेतृत्व में एकीकरण करना चाहता था। अतः विचारों के टकराव के कारण तीनों के बीच विचार का टकराव हो गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रिया ने मेजनी के प्रयासों से होने वाले जन आंदोलन को, जो मेजनी ने 1834 में जन आंदोलन शुरू किए थे, उसको क्या किए, ऑस्ट्रिया के शासक कुचल दिया। इस प्रकार मेजनी की हार हो गई और मेजनी को इटली छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इटली के एकीकरण में मेजनी सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके प्रयास से इटली में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हो गई। तो देखिए, मेजनी का योगदान आपसे पूछा जाए तो आपके सबसे पहले बताना मेजनी के बारे में
कि मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण कम था। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसका एक ही उद्देश्य था कि विदेशी हस्तक्षेप को इटली में समाप्त कर देना। यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 1834 में यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन किया। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिटमाउंट का शासक चॉर्सेल्बर्ट अपने नेतृत्व में और पोप अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहते थे, जिस कारण से तीनों के बीच विचार का टकराव होने लगा और इटली का एकीकरण करने मुश्किल हो गया। उधर ऑस्ट्रिया के जो शासक थे, मेजनी के प्रयास से जो जन आंदोलन हुआ था उसको दबाने का प्रयास किया और कुचल दिया। इस प्रकार मेजनी की हार हो गई और इटली छोड़कर जाना पड़ा मेजनी को। हालांकि मेजनी तो इटली के एकीकरण में सफल नहीं हो पाया, लेकिन कहेंगे जरूर कि इटली में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई वो मेजनी के कारण ही हुआ है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जैसा पूछा जाए काउंट काबर का योगदान क्या था, तो उसमें हम बात करते हैं। तो काउंट काबर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। ये भी व्यक्ति जो थे एक कूटनीतिज्ञ थे और राष्ट्रवादी था। सर्डिनिया पिटमाउंट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबर को अपना प्रधानमंत्री बना दिए। जैसे जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसी प्रकार काउंट काबर को अपना प्रधानमंत्री बना दिए विक्टर इमैनुअल। काउंट काबर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था कि इटली के एकीकरण ऑस्ट्रिया जब तक हटेगा न, जब तक उसका संभव नहीं है। उसको हराने के लिए 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से भाग लेकर उसने फ्रांस से दोस्ती कर लिया। जबरदस्ती ये 1853 से 54 के युद्ध, जो क्रीमिया युद्ध हो रहा था, तो फ्रांस की ओर जबरदस्ती ये भाग ले लिया और उसने फ्रांस की से दोस्ती कर ली और फ्रांस के वो युद्ध में मदद की है। युद्ध के बाद हुए सम्मेलन में काउंट काबर ने इटली पर ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि आप नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया को कहा कि आप इटली पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। इसके साथ ही उसने नेपोलियन तृतीय के साथ ऑस्ट्रिया के खिलाफ सैन्य समर्थन की संधि कर ली। नेपोलियन तृतीय से भी ये संधि कर लिए और 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिटमाउंट के बीच सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया और पिटमाउंट के बीच सीमा विवाद होने की वजह से दोनों के बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध में फ्रांस की सेना इटली की ओर से लड़ी, इटली की ओर से फ्रांस की सेना लड़ी, जिससे ऑस्ट्रिया की सेना क्या होने लगा, पराजित होने लगी। लेकिन फ्रांस देखा कि इटली के जो राष्ट्रवाद है उससे घबरा गया फ्रांस, और लेबार्डी और वेनेशिया के विजय जब प्राप्त हुआ उसके बाद ये युद्ध से हट गया। तब फिर काउंट काबर ने चालाकी से फ्रांस को एक प्रदेश देने का लोभ दे दिया, सेवाय प्रदेश। लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिटमाउंट के युद्ध में फिर फ्रांस को क्या किया, कहा कि आप निष्क्रिय रहिएगा, मतलब लड़िएगा नहीं, खाली हमारे साथ रहिए। और इटली के राज्यों का पिटमाउंट में विलय कर विरोध भी नहीं करने का आश्वासन दिया, विश्वास दिया। फ्रांस के अनुसार जनमत संग्रह कराकर 1860 से 61 में रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली का जितने भी रियासत थे, जितने भी राज्य थे, सबको मिला लिया गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इटली के एकीकरण में काउंट काबर का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। अगला है गैरीबाल्डी के योगदान। गैरीबाल्डी के योगदान क्या था, तो गैरीबाल्डी जैसा कि पहले हम जान चुके हैं, गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे, नाविक थे, और गैरीबाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था। इसके साथ साथ वह सशस्त्र क्रांति के भी थे, सशस्त्र क्रांति भी करते थे, और सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सहायता से बताए थे कि एक संगठन, मतलब सेना बनाई थी। इसी सेना की मदद से उसने सिसिली और नेपल्स प्रदेश है इसको जीत लिया गैरीबाल्डी ने, और उसको जीतने के बाद वहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दिए। 1862 ईस्वी में हम आपको बताए थे कि गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण यानी रोम पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसका पिटमाउंट ने क्या किया, विरोध किया। जब गैरीबाल्डी काउंट काबर से मिला तो उसने अपने द्वारा जीते गए जितने भी क्षेत्र थे सब विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और अपनी सारी संपत्ति देश को समर्पित कर दिया और खुद एक साधारण किसान का जीवन जीने लगा। तो ये था आपका वो प्रश्न का महत्वपूर्ण आंसर।
तो इस प्रश्न को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है। ऐसा प्रश्न जो है ये पूछा गया 2011 और 15 में। तो इसका उत्तर सिर्फ आपको मेजनी पूछा है तो मेजनी का ही देना है। अगर आपसे पूछा जाए इटली के एकीकरण में काउंट काउर का क्या योगदान था, तो इसका आंसर आपको सिर्फ काउंट काउर वाला ही देना है, यानी ये आपको जो यहाँ पर आपको बताए थे यहाँ से यहाँ तक देना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, तो सिर्फ आपको गैरीबाल्डी वाला ही उत्तर देना है। जब तीनों पूछा जाए तब आपको तीनों लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसका नेक्स्ट क्लास का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ये वीडियो को देखे होंगे तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो बहुत ही जल्द वीडियो चल आएगा। यहाँ आपको ये चैनल जो है न्यू एग्ज़ाम अपडेट, यहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम कब होता है, एडमिट कार्ड कैसे आता है, सभी का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाती है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप। उसके बाद आपको नीचे बताते हैं 10th क्लास का प्लेलिस्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और 12th क्लास हिस्ट्री का, सबका चैनल पर जो है उपलब्ध है प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं उसको। आपको सबसे बड़ी बात है कि इसका फ्री में PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आप फ्री में PDF उपलब्ध हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो दी गई वेबसाइट है वो सर्च करिएगा, तो वहाँ पर टोटली जितने भी क्लास होते हैं सबका PDF यहाँ पर आपको उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।